हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस के बचे हुए पार्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रशियन इकोनॉमी पढ़ा था और इस क्लासेस में, इस वीडियो में हम लोग रशियन सोसाइटी पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि जो सोसाइटी में रशिया की इकोनॉमी, इट मीन्स कि जो उस समय की सोसाइटी थी, वर्कर्स को कितना एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज़ में, और वो पूरी तरह से फिट हो रहा था जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म वहाँ पर आने के लिए, एक तरह से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फ्लरिश होने के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड था, क्योंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, और उसमें वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक तरह से वही हो रहा था इकोनॉमी में। हमने पढ़ा था कि वर्कर्स की लाइफ कितनी मिजरेबल थी, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनको कितना ज़्यादा डॉर्मेट्री में सोना पड़ रहा था, 16-16 घंटे काम करना पड़ा था। ये सारी जो कि परेशानी थी, इससे क्या था, हमने ये देखा कि जो सोशलिज्म आएगी, जो एक तरह से रेवोल्यूशन आएगी, तो उसके लिए फेवरेबल ग्राउंड है। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमी समझा था। अब इस टॉपिक में, इस जो ये क्लासेज है, इसमें हम रशियन सोसाइटी समझेंगे और पूरी तरह से देखेंगे कि रशिया की सोसाइटी कैसी है, सोसाइटियल लेवल पर क्या परेशानी है रशिया में, वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल इन सिटी। वर्कर्स जो थे, वर्कर्स गांव से माइग्रेट करके कहाँ आ रहे थे? सिटी में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? तो काम की तलाश में आ रहे थे। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, वो मैं पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये काम की तलाश में कहाँ आ रहे थे? शहर की तरफ आ रहे थे, सिटीज़ में आ रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या था, सिटीज़ में आने के बाद भी इनके साथ बहुत परेशानी थी। क्या परेशानी थी? दे वर डिवाइडेड बाई स्किल। जैसे वर्कर्स आते थे, लेकिन वो क्या होते थे, वर्कर्स स्किल के बेसिस पे उनमें भी डिवीज़न हो जाती थी। ठीक है, मतलब जो स्किल्ड है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, और जो जिनके पास स्किल नहीं है उतना काम करने के, उनके पास एक तरह से बोलते हैं ना, कुशलता नहीं है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे मेटल वर्कर है, तो मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्फ एज एरिस्टोक्रेट्स एमोंग अदर वर्कर्स। मेटल वर्कर्स अपने आप को क्या मानते थे? एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है एक रूलिंग क्लास, राजा। तो मेटल वर्कर्स इसलिए अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे क्योंकि एक मेटल वर्कर होता है, वो स्किल्ड काम होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो सुनार वगैरह का काम होता है, आप लोग देखे भी होंगे, तो कितना स्किल्ड काम होता है, सबसे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता था, एक स्किल वर्कर, तो ये क्या मानते थे, जैसे कि जो टेक्सटाइल वर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप को उन सारे वर्कर से अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे, उन सारे वर्कर का एक तरह से राजा मानते थे। बोलते थे क्यों? क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर होते थे, इसलिए ये अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे। तो इस तरह से हमने एक डिवीज़न देखा, एक डिवीज़न हमने देखा कि वर्कर्स में भी डिवीज़न है। किसके बेस पे? स्किल के बेस पे। मेटल वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मान रहे हैं दूसरे वर्कर से, तो स्किल के बेसिस पे एक डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखिए, वीमेन भी जो थी, वीमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914। मतलब 1914 में जो फैक्ट्री में वर्क हो रही थी, उस समय इंडस्ट्री में काम हो रही थी, तो उसमें जो वीमेन की संख्या थी, तो वो 31% वीमेन क्या थी? वीमेन लेबर थी फैक्ट्री में। तो वर्क फोर्स जितनी भी थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, उसमें 31% वीमेन थी। तो सोचिए कितना है, वीमेन वर्क कर रही थी 31%। बट दे वर पेड लेस देन मेन। लेकिन उनको क्या किया जाता था? उनको मेल, इस मीन्स के जो मेन है, उनकी अपेक्षा उनको कम वेजेज पे की जाती थी, उनको पैसा कम मिलता था। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, एक तरह से शुरू से ही एक सोसाइटी के पैट्रियार्कल जो है, पैट्रियार्कल माइंडसेट रही है। मतलब कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट, मतलब कि मेन को ही काफ़ी अपलिफ्ट किया जाता है। ऐसा सोसाइटी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरह से स्टीरियोटाइप्स बना हुआ है कि मेल सोसाइटी में क्या होंगे, सबसे अपलिफ्ट किए जाएंगे, विमेन को उतना अधिकार नहीं होगा। और अगर वो काम भी कहीं करती है तो उनको क्या क्या किया जाएगा? कम पे किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो मेल के तुलना में उनकी वर्क को उतना, बोल सकते हैं, प्रीफर नहीं किया जा सकता है, या उतना उसकी वर्क को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इस तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय से सोसाइटी में ऐसी मान्यता थी, तो इसीलिए क्या किया जाता था, उनके वर्क को उतना वैल्यू नहीं देते हुए उनको कम पे किया जाता था। मेल के अलावा, मेल के अपेक्षा वीमेन को क्या होता था? कम से कम पे किया जाता था। तो हमने क्या देखा? हमने दो तरह से डिवीजन देखा। एक स्किल के बेसिस पे डिवीजन था, और एक था फीमेल और मेल, मतलब कि इट मीन्स जेंडर के बेसिस पे डिवीजन था। हमने देखा ये दो तरह से डिवीजन था। तो यहाँ पर क्या है? नो डाउट्स डिवीजन वर देयर, बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क।
देखिए नो डाउट्स डिवीज़न है, हमने देखा दो तरह से डिवीज़न है, एक स्किल के बेसिस पे है, एक जेंडर के बेसिस पे है, मेल और फीमेल में। लेकिन जब स्ट्राइक की बात आती थी, जब धरने की बात आती थी, जब आती थी कि एक सारे वर्कर मिलकर क्या करना है, एक नोबेल्स के राजा महाराजा के खिलाफ या जो इंडस्ट्रियल ऑनर्स है उनके खिलाफ अगर स्ट्राइक करनी है, तो ये सब क्या हो जाते थे, एक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप क्लास 9th में हैं, तो क्लास 9th ए और बी दो मतलब सेक्शन चल रही है, तो अब आप दोनों में क्या हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप में लड़ाई होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा फुटबॉल का या कुछ ऐसा मैच होता है क्लास 9 और 10 में, तो सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो यही यहाँ भी है कि ये दोनों में क्या है कि अपने आप में डिवीज़न है, बहुत सारा डिवीज़न, जेंडर के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे। लेकिन जब बात आती थी इट मीन्स कि ऑनर्स के खिलाफ, इंडस्ट्रियल ऑनर्स के खिलाफ स्ट्राइक करने की, तो सब क्या हो जाते थे, एक साथ हो जाते थे और सब यूनाइटेड तौर पे क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। क्यों करते थे, तो देखिए, अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल्स ऑफ दियर डिमांड और वर्क कंडीशन। और इनका जो स्ट्राइक करने का मेन मोटिव होता था, क्या था, अपने डिमांड्स को मनवाना और जिनकी इनकी जो वर्क कंडीशन थी कितनी ख़राब थी, तो उन वर्क कंडीशंस को ठीक करना। ये सारी कुछ डिमांड्स थी जिनके कारण ये सारे वर्कर क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो जैसे इसका एग्जांपल भी है, देखिए, स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1896 से 1897 में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, मेटल इंडस्ट्री में हुआ था 1902 में। तो ये सारा कुछ स्ट्राइक किया गया था जो ऑनर्स के, इंडस्ट्रियल ऑनर्स के खिलाफ जो मिलकर ये वर्कर्स किए थे। तो ये सारा आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला आपको सोसाइटियल लेवल पर वर्कर्स का। तो देखिए, अभी देखिए हमने जो पढ़ा है सारा का सारा, ये पूरा वर्क, यार ये पूरा एक सिनेरियो पढ़ा है, तो ये पूरा का पूरा है आपको सिटी, मतलब सिटी में हमने पढ़ा है, टाउन्स में पढ़ा है। अभी देखिए अब गांव में पढ़ते हैं कि गांव में वर्कर्स है या पीजेंट्स है या लोगों की क्या स्थिति है गांव में, गांव की सोसाइटी कैसी है। ठीक है, हमने सिटी की सोसाइटी देखी और वो भी समझेंगे कि लोग गांव से क्यों माइग्रेट कर रहे थे शहर की तरफ। अभी मैंने एक पॉइंट बताया ना कि आपको मैं बताऊंगा कि गांव से लोग क्यों माइग्रेट कर रहे थे शहर की तरफ। तो वो देखिए, सोसाइटी इन कंट्री साइड। तो अब गांव की मतलब सोसाइटी कैसी थी, कंट्री साइड में सोसाइटी कैसी थी। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, peasants cultivated most of the land but most of the properties were owned by nobility, the crown and orthodox church। देखिए नो डाउट्स लैंड को कल्टीवेट कौन करते थे, लैंड को कल्टीवेट करते थे पीजेंट्स। ठीक है, किसान खेती करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो लैंड थी वो लैंड किनके पास थी, तो जो नोबेलिटी होते थे, जो क्राउन होते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च होते, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट स्टेट थे, सेकेंड स्टेट थे, नोबेल्स और कलर्जी हमने पढ़ा था ना। तो वो सब क्या थे, वो एक तरह से चर्च बोल सकते हैं, क्राउन होते थे, नोबेलिटी होते थे, राजा के रिश्तेदार होते थे। ज़्यादातर लैंड जो होती थी वही क्या करते थे, ऑन करके रखते थे। और पीजेंट्स को क्या होता था कि मतलब उन कल्टीवेट केवल करते थे ज़्यादातर लैंड। लेकिन अब क्या हो रहा था, ज़्यादातर लैंड पे जो एक तरह से अधिकार था, वो अधिकार था नोबेलिटी का, क्राउन का, ऑर्थोडॉक्स चर्च का, जो एक चर्च मतलब क्लर्जी क्लास आ रही थी। इसके कारण जो क्या हो रहा था, ज़्यादातर मतलब जो वर्कर्स थे वो गांव से, इट मीन्स विलेज से, कंट्री साइड से माइग्रेट होकर कहाँ जा रहे थे, अब उनको तो अपने भोजन चलानी है, तो क्या करते थे, यहाँ से माइग्रेट होकर काम की तलाश में शहर जाने लगे, सिटी जाने लगे। ठीक है, देखिए लाइक वर्कर्स पीजेंट वर ऑल्सो डिवाइडेड। जैसे हमने देखा ना, वर्कर भी डिवाइडेड थे वर्क के बेसिस पे, ठीक है, स्किल के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, वैसे ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। कैसे पीजेंट डिवाइडेड थे, तो देखिए, इन रशिया एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी अनलाइक इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए अगर बात किया जाए रशिया की, तो रशिया में जो पीजेंट्स थे वो पीजेंट्स नोबेलिटी, नोबेलिटी मतलब क्या, जो एक तरह से राजा के रिश्तेदार होते थे, राजा महाराजा के रिश्तेदार, जो फर्स्ट सेकेंड स्टेट के लोग होते थे, उनको ये रेस्पेक्ट नहीं करते थे। कौन, रसिया के जो पीजेंट्स थे। जो कि आप देखिएगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो वही लिखा है मैंने, अनलाइक इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रिटेनी। तो जैसे कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखिएगा तो जो पीजेंट्स होते थे या वर्कर्स होते थे वो रेस्पेक्ट कर दिया करते थे किसको, नोबेल्स को या कलर्जी को। देखिए हमने पढ़ा था ना कि मीराब्यू या अबेसियस जो थे, तो उनको रेस्पेक्ट किया करते थे कौन, पीजेंट्स या वर्कर्स। क्यों किया करते थे, क्योंकि वो जो नोबेल्स या कलर्जी थे वो वर्कर्स या पीजेंट्स के बारे में सोचते थे, उनको अपलिफ्ट करने के बारे में सोचते थे, फ्रेंच सोसाइटी में या फ्रांस में या दूसरे जगह। लेकिन यहाँ के जो एक तरह से नोबेल्स या कलर्जी थे, तो वो यहाँ के लोगों को एक तरह से केवल यूज़ करना जानते थे, एक तरह से यहाँ से इनसे केवल टैक्सेस लेना, इनसे केवल वर्क करवाना जानते थे। इसीलिए यहाँ के जो पीजेंट्स या वर्कर्स थे या पीजेंट्स थे, वो क्या करते थे, नोबेल्स को या नोबेलिटी को
थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। क्या करते थे, वर पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबेल एंड फॉट फॉर, क्योंकि हमने देखा था कि फ्रांस में क्या थे कि पीजेंट्स और फ्रांस में हमने देखा था कि नोबेल्स जो क्या किए थे, पीजेंट्स के लिए लड़ाई किए थे। मेरा भी एबीसीएस हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो इसीलिए क्या करते थे, वहाँ के पीजेंट्स रेस्पेक्ट कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ के पीजेंट्स रेस्पेक्ट नहीं किया करते थे। बोलते थे बिकॉज रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द, ये बोलते थे केवल लैंड छुड़ा लो, बस यही है, नोबेल से अपना लैंड छुड़ा लेना है और उसे रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, ये किसके लिए सोच रहे हैं, ये राजा के लिए सोच रहे हैं। और राजा कौन? अत्याचारी थे। कौन? सार निकोलस टू। तो इसके लिए सोच रहे थे इससे क्या करना है, इसे रिस्पेक्ट नहीं देना है, इज्जत नहीं देना है, केवल इससे अपना लैंड जो है ज़मीन छुड़ा लेनी है। तो ये थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है कि रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजेंट। एक चीज़ और है कि रशियन पीजेंट्स जो थे वो क्या थे कि अलग थे। ठीक है, रशियन पीजेंट्स अलग कैसे थे? तो रशियन पीजेंट्स से अलग यूरोपियन पीजेंट्स से अलग थे। कैसे थे? तो देखिए, दे वर्क बाय पूलिंग दियर लैंड टुगेदर एंड दे डिवाइडेड देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करते थे, अपनी ज़मीन को एक साथ जोड़ लेते थे, जिसे मीर या कम्यून बोला जाता है। एक साथ जोड़ लेते। देखिए, अब कनेक्ट कीजिए आइडियोलॉजी कोऑपरेटिव सोसाइटी। रॉबर्ट ओवेन क्या बोलते थे कि एक साथ ज़मीन को जोड़ लेना है और उसके बाद वर्क करना है, और जिसका जितना इंडिविजुअल्स, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन की आइडियोलॉजी, और जितना जिसका स्किल है, जितना जिसका काम है, जिसकी जितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको क्या करना है, फिर डिवाइड कर देना है एक इंडिविजुअल्स की नीड के हिसाब से, जो जो क्या हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नेचुरली सोशलिस्ट है। कैसे करें? तो ये अपने आप सारा ज़मीन जब खेती करते थे तो सब पीजेंट्स अपनी ज़मीन मिला लेते थे, और ज़मीन मिलाने के बाद पूरी लैंड एक साथ जोड़ लेते थे, जिसे मीर या कम्यून बोला जाता है। और उसका जितना उसका आउटपुट होता था, उपज होता था, उसे सभी की ज़रूरत के हिसाब से क्या करते थे, डिवाइड कर दिया करते थे। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नेचुरली सोशलिस्ट है। इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आपको ऐसा करना है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ऐसी है। ये खुद से क्या करते थे, सबकी लैंड जोड़ लेते थे पीजेंट्स, और जितना उसमें आउटपुट आ रहा है, जितना उपज हो रही है, उसे सभी के ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड कर दिया करते थे, एक इंडिविजुअल्स की ज़रूरत के हिसाब से। तो इसलिए क्या है, नेचुरली सोशलिस्ट है, जिसे हम आगे और पढ़ेंगे कि इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने आपको इकोनॉमी बता दिया, सोसाइटी बता दिया। ठीक है, सोसाइटी आपको सिटी का बता दिया और कंट्री साइड का बता दिया। मैंने बताया कि कंट्री साइड से पीजेंट्स माइग्रेट कर रहे थे। क्यों माइग्रेट कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन जो थी, लैंड थी, वो नोबल्स या कलर्जी के हाथों में चली गई थी। इसलिए ये अपने काम की तलाश में शहर जाने लगे। लेकिन शहर में भी क्या थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर भी स्किल के बेसिस पे डिवाइडेशन थी। मेटल वर्कर्स जो थे अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स मानते थे दूसरे वर्कर्स के तुलना में, तो ये यहाँ भी डिस्पैरिटी हो रही थी, वर्क डिस्पैरिटी। उसके अलावा वीमेंस और मेल और फीमेल में भी डिवीजन थी। ठीक है, और वीमेन को कम वेजेस दी जाती थी। तो इस तरह से डिस्पैरिटी सोसाइटी में है। लेकिन जब बात आती थी क्या करना है, स्ट्राइक करना है, तो सब मिलकर क्या हो जाते थे, एक हो जाते थे। और जो इस तरह से अलग अलग स्ट्राइक हमने देखा, जो क्या होते थे, जो इंडस्ट्रियल ऑनर्स थे उनके खिलाफ देखने को मिलता था। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक तरह से जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी यहाँ पर आएगी, तो उसके लिए फेवरेबल ग्राउंड है क्या? क्योंकि यहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं। सोसाइटी भी हमने देखा कि लोग एक तरह से खींच गए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है उन। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोग चाह रहे हैं कि क्या हो, चेंज आए। ठीक है, इस सोसाइटी में भी और इकोनॉमिक चेंज आना चाहिए, और वर्कर्स की कंडीशन में सुधार होनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि इन सारी परेशानी से यहाँ पर क्या होगी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आएगी, और कैसे रशियन रेवोल्यूशन यहाँ पर आती है वो सारा। तो अभी नेक्स्ट क्लासेज में हम धीरे धीरे इसे अच्छे से और समझते चलेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली इफ़ यू हैव एनी डाउट्स।